नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। नमस्कार। सवाल ये कि हम सैकड़ों साल फैले हिंदी साहित्य को, हम्म। उसके उतार चढ़ाव को आखिर समझते कैसे हैं? हम्म। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात, इस समझ को बनाने का मतलब खुद इतिहास लिखने का अपना इतिहास क्या रहा है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। हमारे सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ अध्ययन नोट्स हैं जो इस सफर पर रोशनी डालते हैं। हाँ। आज की इस बातचीत का इरादा यही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पूरी कहानी को खंगालें। कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे सिर्फ लिस्ट बनाने से बात आगे बढ़कर विश्लेषण और नजरिए तक पहुंची। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, साहित्य का इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों या कवियों के नामों की मतलब एक लिस्ट नहीं है। हाँ, ये तो एक नजरिया है, एक कोशिश है उस जमाने की सोच, उसकी आत्मा को पकड़ने की। हम यही देखेंगे कि कैसे अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की इस विशाल साहित्यिक दुनिया को समझने समझाने की कोशिश की, कहाँ वो शायद चूके और कहाँ उन्होंने कमाल का काम किया। अच्छा। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ऐसा लगता है कि शुरू में सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि भाई इतने सारे कवि हैं, उनके रचनाएं हैं, हाँ। इनको एक जगह इकट्ठा कैसे करें। विश्लेषण तो बात की बात थी, पहले एक ढंग की सूची तो बन जाए। हाँ, और इन शुरुआती कोशिशों ने भले ही वो अपने आप में पूरी न हो, आगे के इतिहासकारों के लिए एक तरह से कह सकते हैं जमीन तैयार की। हालांकि इन नोट्स में ये बात भी उभर कर आती है कि देखिए, सच्चा साहित्य महज सूची नहीं होता। वो तो समाज की सोच, उसकी उम्मीदों, उसके सपनों का आईना होता है। जैसा कि नोट्स में कहा गया है, जन समुदाय के मस्तिष्क की सर्वोच्च कल्पनाओं और भावनाओं का संचित कोश। ये गहराई इन शुरुआती सूचियों में अक्सर नहीं मिलती थी। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो एक फ्रांसीसी विद्वान का है, गारसा द तासी, 1839 में। जी। उनकी किताब थी इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंधवी हिंदुस्तानी। पर लगता है इसमें कई दिक्कतें थीं। हाँ, कई थीं। जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, एक तो ये कि वो फ्रेंच भाषा में थी। अच्छा, फ्रेंच में? हाँ। फिर उसका झुकाव उर्दू या उस वक्त की मिलीजुली हिंदुस्तानी पर ज्यादा था। हिंदी के कवि तो बस यूं ही मतलब प्रसंगवश आ गए थे। और सबसे बड़ी कमी, इसमें कवियों या रचनाओं को किसी समय के क्रम में नहीं रखा गया था। नहीं इतिहास को अलग अलग दौर में बांटने की कोई कोशिश थी। फिर भी अगर हम पुरानी रचनाओं जैसे भक्तमाल या 84 वैष्णवन की वार्ता को छोड़ दें, जिन्हें हम परंपरागत अर्थों में इतिहास नहीं मानते, हाँ, वो तो अलग है। हाँ, तो तासी का काम ही इस दिशा में पहला गंभीर प्रयास माना जाता है। इसके बाद फिर शिव सिंह सिंगर का शिव सिंह सरोज आया 1883 में। सुना है इसमें कवियों की संख्या काफी ज्यादा थी। हाँ, करीब 1000 कवियों का जिक्र इसमें मिलता है। तासी के मुकाबले जानकारी थोड़ी ज्यादा भरोसेमंद थी, पर इसका अंदाज भी ज्यादातर कवियों का परिचय देने जैसा ही था। वो विश्लेषण या मूल्यांकन वाली गहराई अभी भी उतनी नहीं थी। फिर आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, अंग्रेज विद्वान। उनकी किताब थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 की। जी। इनके काम में क्या खास बात थी? ग्रियर्सन ने तासी और सिंगर के काम को ही आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालखंडों में, पीरियड्स में बांटने की कोशिश की। अच्छा, ये पहला प्रयास था काल विभाजन का? हाँ, व्यवस्थित रूप से पहला। इसी वजह से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जैसे कुछ जानकार तो इसी किताब को हिंदी साहित्य का पहला सही मायनों में इतिहास मानते हैं। अरे वाह! हालांकि उन पर यह आरोप भी लगा कि उनका नजरिया थोड़ा यूरोपियन सोच से प्रभावित था, और उन्होंने भारतीय साहित्य को उसी चश्मे से देखा। और एक और बड़ा नाम आता है मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद 1913। ये तो नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट्स के आधार पर बनी थी और काफी बड़ी किताब थी। बड़ी तो यकीनन थी, मतलब कवियों की संख्या देखें या पन्नों की, दोनों लिहाज से। लेकिन जैसा कि इन नोट्स में इशारा किया गया है, विद्वान इसे इतिहास से ज्यादा वृत्त संग्रह मानते हैं। वृत्त संग्रह मतलब ये कवियों और उनकी रचनाओं की एक बहुत डिटेल्ड लिस्ट थी। उनका परिचय था, जन्म मृत्यु का समय था, पर इसमें वो वैज्ञानिक विश्लेषण या साहित्यिक मूल्यांकन वो कम था जिसकी उम्मीद एक इतिहास ग्रंथ से की जाती है। ये बताता है कि कोई रचना क्यों महत्वपूर्ण थी या उसका अपने समय पर क्या असर पड़ा। समझ गया। तो ऐसा लगता है कि शुरुआती काम जो था वो नींव रखने जैसा था, जानकारी इकट्ठा करने पर जोर था, लेकिन विश्लेषण और एक व्यवस्थित ढांचे की कमी थी। बिल्कुल। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
जिनका 1929 का हिंदी साहित्य का इतिहास आज तक एक मील का पत्थर माना जाता है। हाँ, शुक्ल जी। उन्होंने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं हुआ था? शुक्ल जी ने दरअसल इतिहास लेखन को एक नई दिशा ही दे दी। इन नोट्स में ये बात बहुत साफ तौर पे उभरती है। उन्होंने पहले के इतिहासकारों से मिली बिखरी हुई जानकारी को सिर्फ इकट्ठा नहीं किया, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित नजरिया दिया। वैज्ञानिक नजरिया कैसे? सबसे बड़ी बात, उन्होंने कवियों को सिर्फ कला या अलंकार, रस जैसी चीजों के आधार पर नहीं परखा। उन्होंने देखा कि कोई कवि या रचना अपने जमाने के हिसाब से कितनी प्रासंगिक है, समाज पर उसका क्या असर पड़ रहा है। इसी को उन्होंने लोक संग्रह कहा। लोक संग्रह? हाँ, यानी साहित्य समाज को कैसे जोड़ता है या दिशा देता है, इस पैमाने पर उन्होंने कवियों को परखा। ये नजरिया पहले इतना साफ नहीं था। हाँ, और उन्होंने ग्रियर्सन के काल विभाजन के विचार को अपनाया जरूर, पर उसे अपने तरीके से ढाला। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने कालों का नामकरण उस दौर की सबसे प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति या सोच के आधार पर किया, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या गद्य काल। हाँ। और इन कालों को समझाते हुए उन्होंने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा। बिल्कुल। और उनका विश्लेषण बहुत गहरा था। मिसाल के तौर पे भक्ति काल को उन्होंने उस युग की सबसे बड़ी ताकत भक्ति आंदोलन के आधार पर नाम दिया। हालांकि उनका ये मानना, जैसा नोट्स में जिक्र है, कि भक्ति आंदोलन का उदय मुसलमानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप हताश हिंदू जनता में हुआ। हाँ, ये काफी सुना है। ये विचार काफी विवादित रहा। बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे जोरदार चुनौती दी। अच्छा। इसी तरह कबीर जैसे कुछ कवियों के मूल्यांकन को लेकर भी शुक्ल जी की आलोचना हुई। क्यों? क्या कहा गया? ऐसा माना गया कि कबीर को उनके इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। लेकिन इन बहसों के बावजूद ये मानना ही पड़ेगा कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को एक ठोस, व्यवस्थित और वैज्ञानिक जमीन दी। वो नींव बहुत मजबूत थी। उनके विश्लेषण में एक स्पष्ट बनावट भी दिखती है, जैसे उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा। हाँ। इसके पीछे उन्होंने रासों काव्यों, जैसे पृथ्वीराज रासों की बहुलता का तर्क दिया। जी। हालांकि इसी तर्क पर और साथ ही उसी दौर के दूसरे महत्वपूर्ण कवियों, जैसे विद्यापति और अमीर खुसरो, जिन्हें उन्होंने मुख्य धारा से अलग फुटकल खाते में रखा। हाँ, फुटकल खाते में। इस पर भी सवाल उठे, जैसा कि नोट्स में बताया गया है। बिल्कुल सवाल उठे। शुक्ल जी के बाद एक और बहुत बड़ा नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हाँ, द्विवेदी जी। लगता है उन्होंने शुक्ल जी की कई बातों से अलग राय रखी। यकीनन द्विवेदी जी ने अपनी महत्वपूर्ण किताबों हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनके जरिए शुक्ल जी की कई स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। इन नोट्स में उनके तर्कों को काफी विस्तार से रखा गया है। अच्छा। उनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तर्क ये था कि हिंदी साहित्य सिर्फ बाहरी हमलों या परिस्थितियों की प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्शन में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये भारत की अपनी हजारों साल पुरानी चिंता और सोच का एक स्वाभाविक विकास है। नेचुरल एवोल्यूशन। हाँ, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए हमें उसके बनने से भी 1000 साल पहले के दौर को देखना होगा। बिल्कुल। यानी अपभ्रंश साहित्य और उस समय की लोक संस्कृति को। जी हाँ। उनका एक और दिलचस्प नुक्ता ये था कि मध्यकाल का मुख्य टकराव इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच उतना नहीं था जितना कि पंडितों वाले शास्त्र और आम लोगों की लोक परंपरा के बीच था। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ। द्विवेदी जी ने उन कवियों और रचनाओं को भी सामने लाने का काम किया जिन्हें शुक्ल जी के इतिहास में शायद उतनी प्रमुखता नहीं मिली थी। जैसे उन्होंने अपभ्रंश साहित्य, विद्यापति की कीर्तिलता या संदेश रासक जैसी रचनाओं के महत्व को रेखांकित किया। जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने कबीर को तो 15वीं सदी का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति माना। अरे वाह, ये शुक्ल जी के मूल्यांकन से तो काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग। उन्होंने साहित्य के इतिहास की चर्चा को छायावाद से आगे ले जाकर प्रगतिवाद तक पहुंचाया। उनका नजरिया साहित्य में इंसानी मूल्यों यानी मानवीयता की तलाश पर ज्यादा टिका था। इन नोट्स में एक और अहम नाम का जिक्र है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। जी, शर्मा जी। वो पारंपरिक अर्थों में इतिहासकार नहीं माने जाते, बल्कि एक मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ, सही कहा। तो इस इतिहास लेखन की परंपरा में उनका क्या योगदान रहा? शर्मा जी का योगदान थोड़ा अलग किस्म का है। जैसा ये नोट्स साफ करते हैं, उन्होंने शुक्ल जी या द्विवेदी जी की तरह कोई शुरू से आखिर तक का क्रमबद्ध इतिहास ग्रंथ शायद नहीं लिखा। अच्छा। लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने का नजरिया
वो दृष्टि ही बदल दी। कैसे? उन्होंने उस सोच को चुनौती दी जो हर चीज को यूरोप के नजरिए से देखती थी या अंग्रेजी राज के असर में भारतीय परंपरा को कमतर आंकती थी। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय साहित्य और संस्कृति को उसके अपने संदर्भों में भारतीय नजरिए से समझा जाना चाहिए। मतलब डीकोलोनाइज करने की बात। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। उनका मानना था कि विदेशी विद्वानों के लिखे इतिहास ने अक्सर हमारी अपनी परंपरा को पिछड़ा बताकर पश्चिमी सोच को बेहतर साबित करने की कोशिश की। इन नोट्स के मुताबिक उन्होंने हिंदी नवजागरण को सिर्फ साहित्यिक घटना नहीं माना, बल्कि उसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाषा के सवाल को राष्ट्रीय पहचान और चेतना से जोड़ा। उन्होंने तुलसीदास जैसे भक्त कवि में सामंतवाद विरोधी मूल्य देखे। जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक सोच लाने वाले अग्रदूत के रूप में स्थापित किया और निराला, प्रेमचंद जैसे लेखकों का मूल्यांकन उनकी प्रगतिशील और आम जनता से जुड़ी सोच के आधार पर किया। हाँ, उनका काम ये दिखाता है कि कैसे एक प्रतिबद्ध नजरिया जैसे कि मार्क्सवादी नजरिया साहित्य के इतिहास को समझने में नए पहलू जोड़ सकता है। उन्होंने सिर्फ रचनाओं का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि इस बात पर भी गहरा असर डाला कि इतिहास लिखा कैसे जाना चाहिए, किन मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए। भले ही उन्होंने कोई पारंपरिक इतिहास ग्रंथ न लिखा हो, उनकी आलोचना ने इतिहास लेखन की दिशा को जरूर प्रभावित किया। वो साहित्य को सिर्फ उसके अपने जमाने में नहीं, बल्कि आज के समय के लिए भी उसकी प्रासंगिकता की कसौटी पर परखते थे। नोट्स में आखिर में कुछ और इतिहासकारों और उनके लिखे ग्रंथों की एक सूची भी दी गई है। जी। इसमें गारसा दत्तासी से लेकर बच्चन सिंह तक कई नाम हैं, जैसे रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हाँ, और ये सूची हमें याद दिलाती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही। शुक्ल जी और द्विवेदी जी के बाद भी रामकुमार वर्मा, जिन्होंने शायद आलोचनात्मक इतिहास पर ज्यादा जोर दिया। हाँ। डॉक्टर नगेंद्र, जिनके संपादन में एक विस्तृत इतिहास ग्रंथ आया। रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने भाषा और संवेदना के विकास पर ध्यान दिया। और बच्चन सिंह, जिन्होंने स्थापित मान्यताओं को फिर से परखा। जैसे कई अहम विद्वानों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। सबने अपने अपने नजरिए, अपनी खोज और अपने विश्लेषण से इस कहानी में नए अध्याय जोड़े हैं। ये एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें नई धाराएं आकर मिलती रहती हैं। तो हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने और समझने का ये सफर कितना उतार चढ़ाव भरा और दिलचस्प रहा है। बिल्कुल। गारसा दत्तासी के शुरुआती सूचियों से ये यात्रा शुरू हुई। हाँ। फिर आचार्य शुक्ल ने इसे एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। हाँ। और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जैसे विद्वानों ने इसमें नई दृष्टियां, नई बहसें जोड़ी। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि साहित्य का इतिहास लिखना सिर्फ पुरानी घटनाओं या किताबों को दर्ज कर देना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस समाज की, उस संस्कृति की सोच और भावनाओं की यात्रा को समझने और उसकी व्याख्या करने की एक कभी न खत्म होने वाली कोशिश है। हाँ। हर इतिहासकार अपने समय, अपनी जानकारी, अपनी सोच और अपने औजारों से अतीत को देखता है। सही कहा। इसीलिए हमें एक ही दौर की या एक ही कवि की कई बार अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। हाँ। जरा सोचिए, आज जब हम या कोई और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता या पढ़ता है, तो क्या हमारे आज के हालात, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी पसंद नापसंद उसे प्रभावित नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, जाहिर है। और क्या, अब भी कुछ ऐसे नजरिए, कुछ ऐसी आवाजें हैं, शायद दलित साहित्य, स्त्री साहित्य या और भी बहुत कुछ, जो इतिहास लेखन की इस मुख्य धारा में अब तक पूरी तरह अपनी जगह नहीं बना पाई हैं। ये बहुत अहम सवाल है, सोचने वाला सवाल है। सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।